किंग, तो स्वागत है आपका। सबसे पहले सोनी के साथ जो आपका एसोसिएशन है ऑल्ट सीरीज को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए और आपकी पर्सनल स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ ये कैसे मैच करता है। वाह, 3-4 क्वेश्चन। पहले मैं बताता हूँ कि सोनी मेरे लिए क्या चीज़ है। बेसिकली बचपन से ही मेरा सोनी के साथ एक रिलेशन रहा है, क्योंकि 2008 में मेरे पिताजी ने एक ब्राविया साउंड सिस्टम खरीदा था और तब मुझे याद है कैसीनो रॉयल की सीडी फ्री मिली थी उसके साथ। एंड मैं जहाँ रहता था, मैं टॉप फ्लोर रहता था, मैं सुबह उठता था और वो गाने चलाता था, और दयाल सिंह कॉलेज बिल्कुल मेरे घर के पास था। तो मैंने बड़ा परेशान करा है लोगों को, पढ़ने नहीं दिया। सुबह सुबह उठना, 50 सेंट के गाने चलाना। और पहली बार होम थिएटर आया था तो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि साउंड कैसी करती है 360 चीज़। तो मेरे को एक्सपीरियंस देने वाला ना पहला जो जिसने कहीं ना कहीं मेरी आर्टिस्ट्री में भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करा है, आई थिंक। क्योंकि मेरे को अगर साउंड की क्वालिटी के बारे में पता नहीं लगता तो शायद मैं मतलब जाता ही नहीं उस चीज़ को और अच्छा सुनने के लिए। एंड देन फिर कमिंग टू दिस, यहीं से अटैच करती है चीज़ कि जहाँ से वो मेरे को लग गई ना एक आदत कि मेरे को अच्छी चीज़ सुननी है, हर बार मुझे अच्छी क्वालिटी सुननी है। कोई नया प्रोडक्ट होता है तो मुझे वो चीज़ देखनी है, तो और मैं हमेशा कंपैरिजन मोड में रहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक कंज्यूमर हूँ। तो वो टाइम के साथ बहुत रहा। एंड देन जैसे जैसे मैं फिर मैं बड़ा हुआ, एंड लकीली मैं इतना ब्लेस्ड हुआ कि मतलब मैं आई गॉट अ चांस टू गेट एसोसिएट विद सोनी, एंड इट फील्स लाइक होम ऑलरेडी टू मी बचपन से। एंड जब से मैं एसोसिएट हुआ हूँ, मैं तब से ही मेरे बस ये रहता है कि अब अगला क्या आ रहा है, कुछ ऐसा बताओ जो किसी को ना पता हो, अगला क्या आ रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट। एंड जैसे ही मेरे को अल्ट सीरीज़ के बारे में पता लगा, I'm literally blown away, because to be honest मैंने इतना enhanced साउंड अभी तक किसी प्रोडक्ट में नहीं सुना। एंड एज अ म्यूजिशियन, अब टाइम हो गया म्यूज़िक करते हुए, तो कान थोड़े अलग तरीके से म्यूज़िक को परसीव करते हैं। एक साइड लिसनर के होते हैं, एक साइड क्रिएटर के होते हैं, और वो दोनों जगह इतनी अच्छे से सेटिस्फैक्शन है ना दोनों को। मैं पिछले 2-3 दिन से पागलों की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंस आप 2-3 दिन से पागलों की तरह यूज कर रहे हैं, तो इस सीरीज में आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? मेरे फेवरेट 2 प्रोडक्ट्स हैं। अल्ट टावर, पहली चीज़ उसकी हाइट, ऑब्वियसली आई एम 6'3", तो इट मैचेस इट। दूसरी चीज़ उसका नाम टावर भी इसलिए बड़ी बड़ी फैसिनेटिंग सी बात है कि उसका जब आप शेप देखोगे ना, इट लुक्स लाइक अ स्काई स्क्रैपर। दूसरी चीज़ उसके अंदर मेरे को जो बेस्ट लगती है वो ये कि जो उसका बेस है, इट हैज़ 2 डिफरेंट बेस ऑप्शंस जो मैंने अभी तक किसी में नहीं देखे, राइट। एंड सबसे अच्छी चीज़ है जब आप उसे प्ले करते हो, लाइक बेस 1 एंड बेस 2, अल्ट 1 एंड अल्ट 2, बेस फ्लोर को नहीं छूता, इट्स इन द एयर। और ये बहुत कम लोगों को मतलब लोगों ने अभी तक ऐसी चीज़ नहीं देखी। बेसिकली लोगों के लिए है कि बेस नीचे जा रहा है, बट इसकी सराउंडिंग में बेस, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड मैं उस वाले कानों से बोल रहा हूँ, क्रिएटर वाले कानों से बोल रहा हूँ, ये चीज़ बहुत अमेजिंग है। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल स्टूडियो में एंटर करते हो तो वहाँ पर भी सब बेस वगैरह थोड़े ऊपर रखे होते हैं, सो दैट आपको एग्जैक्टली बेस फील हो, उसका नुआंस फील हो, उसके डायनामिक्स फील हो। तो ये बेस्ट लगता है। एंड दूसरा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है इज़ अल्टवेयर। मैंने अभी नहीं पहना है, लिटरली सिर्फ अभी ही नहीं पहना है मैंने, और मैं उसको पिछले 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। 30 घंटे का बैटरी पैकअप। मैंने जब वो देखा था और मैंने पढ़ा था, मेरी आदत है थोड़ी देख के ना पढ़ने की कि प्रॉमिस क्या है। मैं उस टाइम पे बिल्कुल कंज्यूमर बन जाता हूँ। जैसे कोई गाना रिलीज़ करता हूँ, मैं बिल्कुल व्यूअर की तरह देखता हूँ, मैं फिर कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो वो वाली चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जैसे लोगों ने यूज़ करना है, राइट, लिसनर्स ने यूज़ करना है। तो जब मैंने उसमें देखा 30 घंटे का बैटरी बैकअप, मैंने वो चार्ज करा। मैं अगले दिन, अभी कल ही सूरत से आया हूँ मैं, और मैं पिछले 3 दिन से उसको यूज़ करता हूँ नॉन स्टॉप। अभी तक उसकी 90% बैटरी है, एंड आई एम लिटरली ब्लोन अवे। 90%? 90%। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। और एक बहुत कूल चीज़ उसके अंदर है, उसका ये साइड है ना, सो बेसिकली टच पैनल है पूरा। सो आपको कोई बटन, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि बटन कम ज़्यादा है, उसमें जस्ट आपको स्वैप करना है ऐसे, टू चेंज ट्रैक। एंड दोनों के लिए अगर आप ऐसे लगा के उसको रोकते हो तो नॉइस कैंसिलेशन वो हो जाता है। वंडरफुल। एंड यू कैन हियर एवरीथिंग। तो ऑडियो को लेकर तो आप काफी ट्यून्ड इन है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल एज अ टेक एंथुजियास्ट, क्या आप एक टेक एंथुजियास्ट है, टेक्नोलॉजी में रुझान रखते हैं? बिल्कुल। किस तरह के प्रोडक्ट्स आप म्यूजिक क्रिएशन के लिए या फिर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं? मैं हूँ मैं शुरू से ही था म्यूज़िक टेक एंथुजियास्ट, बट वही है, अभी पैसा आया तो अभी और ज़्यादा चीज़ें, एंड अब सोनी के साथ भी हूँ तो ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें मेरे को सुनने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती हैं।
मुझे आई थिंक हर वो चीज़ जो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, एंड बाय द टाइम जो भी चीज़ म्यूज़िक को और ज़्यादा इजी कर रही हो फॉर द क्रिएटर्स एंड एस्पायरिंग आर्टिस्ट एज वेल, क्योंकि म्यूज़िक पहले बहुत टेकी हुआ करता था, राइट? टाइम के साथ साथ चीज़ें बहुत हो गई, अब लड़के घर में बैठ के प्रोड्यूस करते हैं, राइट? और ऐसे क्वालिटी के हेडफोन्स होने, सारी चीज़ें, अगर आप प्रोफेशनल साइड नहीं जाना चाहते और इफ़ यू आर चूजिंग दिस यू आर मेकिंग नो मिस्टेक्स। सो आई थिंक ये मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को हेल्प आउट हुई, एंड आई कैन लाइक अगर मैं आज से 5-6 साल पहले ये चीज़ ऐसी मेरे को पता होती और उस टाइम पे सारी चीज़ें होती तो और मज़ा आता, कहने का मतलब है। तो टेक्नोलॉजी ने एसेंशियली आपके म्यूजिक क्रिएशन के प्रोसेस को आसान कर दिया है, डेमोक्रेटाइज कर दिया है, हर कोई घर बैठे बैठे म्यूजिक को क्रिएट कर सकता है। पर इसी नोट पर आप जब कोई म्यूजिक या फिर कोई सॉन्ग क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएटिव प्रोसेस किस तरह का होता है? वाओ सो मैम मेरा कोई एज सच प्रोसेस नहीं है, आई जस्ट लेट इट फ्लो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिखते वक्त मैं दिल से जो आ रहा होता है मैं लिखता हूँ, म्यूज़िक वगैरह बनाते वक्त मैं दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, और उसके अलावा मैं ज़्यादा घुसता नहीं उस चीज़ में, और मेरा कोई प्रोसेस नहीं। कोई चीज़ जो आपने शायद सुने हो गाने वो शायद मैंने 2-2.5 घंटे में लिखे हैं, और कई गाने ऐसे जो मैं 1 महीने में लिखे हैं। आई जस्ट लेट इट फ्लो। मेरे हिसाब से मेरे लिए म्यूज़िक का कोई स्कूल नहीं है, म्यूज़िक इज़ एवरीवेयर, और इंस्पिरेशन हर जगह है। तो अगर कोई नई इंस्पिरेशन है, किसी नए तरीके इंसान से मिला हो, नए माहौल में हो, तो लिखूंगा भी नए तरीके से। वो सेम ओल्ड स्टाइल में नहीं लिखूंगा या वैसे नहीं लिखूंगा जैसे आज से 5 साल पहले लिखा करता था, तो इट चेंजेस समटाइम्स। फिर भी किंग कुछ ऐसे गाने हैं या फिर कुछ आपके गानों के ऐसे लिरिक्स है जो इतने इंसाइटफुल है, यू नो कि कोई अगर प्यार में है तो वो रिलेट कर पा रहा है, कोई ब्रेकअप से गुजर रहा है तो वो रिलेट कर पा रहा है, तो ये इतने इंसाइटफुल वर्ड्स और लिरिक्स और यू नो इतनी थॉट इतनी यंग एज में आती कहाँ से है? मैं बड़ा ईमो आंसर दूंगा, जब आपने पूरे टीनेज में चुपचाप अकेले बैठते हो ना तो आ जाती हैं ऐसी चीजें जब आप खुद से बातें करते हो। तो आई मीन यही था मेरा कि शायद रिलेटिविलिटी का यही है कि मैंने हमेशा अकेले बैठ के ये सोचा है कि यार ऐसी बात जो मेरे अभी दिमाग में चले अगर कोई और मुझसे बोले तो ये कैसी लगेगी, और जो बात मैं कहना चाहता हूँ अगर सब वो चीज़ समझे कि मैं इस चीज़ से गो थ्रू हो रहा हूँ तो वो कैसी लगेगी। और ये चीज़ समझने में मैंने टाइम दिया है कि लोग क्या फील करते हैं, एक साथ क्या फील करते हैं। जैसे कोई आवाज़ सुन ले, इस टाइम हम कोई अलार्म सुन ले तो हम सब क्या फील, उस पर क्या रिएक्ट करेंगे। तो फील और रिएक्शन दोनों बैठ के सोचने, ये खाली वक्त का टाइम था, मैंने बहुत दिया खाली वक्त खुद को। और फिर उसके बाद जब मैं क्रिएशन पे उतरा तो मैंने यही चीज़ रखी कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि कोई सुने, उसको मेरा चेहरा आए ना आए, बट गाना वो ले ले कि यार ये मेरी चीज़ है। क्योंकि मैम बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं अब देख पा रहा हूँ कि वक्त बदल रहा है, बहुत सारे स्लैंग्स आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ चुकी है कि लोगों को बात करनी नहीं आती, दे कैन नॉट इवन एक्सप्रेस, सिर्फ स्लैंग में बोलेंगे हाँ यार आपकी वाइब बहुत अच्छी लगी, क्या है वाइब। सो वो थोड़ी है मतलब, बट मेरे नहीं, मैं पुराने गाने बहुत सुनता हूँ, तो जनरेशनल ट्रैक गाने जो रहे हैं वो भी सुने हैं मैंने, तो मेरे को रहता है कि वाइब इजहार कोई चीज़ होती है, you know, वो सारी। तो मेरी कोशिश रहती है कि हमने जो अपने पेरेंट्स से सुना है, अब तो हर 20 साल बाद लैंग्वेज चेंज होती रहती है, स्लैंग्स चेंज हो जाते हैं, बट हमने अपने पेरेंट्स से काफ़ी सारी चीज़ सुनी हो, तो मेरी कोशिश रहती है कि ऐसी चीज़ बनाऊँ, कुछ गाने ऐसे बनाऊँ जो पेरेंट्स को भी समझ में आए और हमें भी समझ में आए, हमारी जनरेशन को भी, और कुछ गाने ऐसे बनाता हूँ जो हमारे लिए ही हो। तो यही। तो पुराने गानों में कौन सा फेवरेट है जो जिसके लिरिक्स बहुत इम्पैक्ट किए, क्योंकि आपके गानों में लिरिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो पुराने गानों में कौन सा पसंद है? एक मेरा ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक है, फूलों के रंग से। गा के सुनाइए। कैसा हुआ? फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बाकी, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा, हो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा
जन्म हमें, कई कई बार। यस। तो एक गाने को इम्पैक्टफुल और पावरफुल बनाने के लिए लिरिक्स का आपके हिसाब से कितना बड़ा योगदान रहता है? अगर आपको बात रिलेट करानी है, अगर आपको अपनी फीलिंग किसी को बतानी है, तो आई थिंक 90%। बट अगर आपको लोगों को सिर्फ ग्रूव कराना है तो मैम, मतलब मैंने ऊप्स भी बनाया है। ऊप्स नॉर्मल बात है, दो लोगों के बीच में हो रही है कि लड़का बोल रहा है मैं तेरी मम्मी से मिला, लड़की बोल रही है मैं भी तेरी मम्मी से मिली। तो ऐसी चीजें भी हैं, और उसमें उसका ग्रूवीनेस, उसका बीट। तो मेरे हिसाब से जब आप ऊप्स जैसा गाना बनाते हो तो इट्स 40% लिरिक्स, 30% लिरिक्स और रेस्ट इज म्यूजिक। सो इट डिपेंड्स आप कैसे कंज्यूमर हो और आपको क्या सुनना चाहिए। मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि हम बहुत डाइवर्स हैं और हम बहुत तरह का म्यूजिक सुनते हैं हमारे नेशन में। कोई एक तरह का ना म्यूजिक जॉनर नहीं है हमारे। एंड उसका एक टॉप लाइन है बॉलीवुड म्यूजिक टाइप, जो हम सुनते आए हैं। अभी बहुत सारे सब जॉनर्स हुए हैं, तो मैं ये सब चीज़ें सुनता रहता हूँ। और मेरे को लगता है भाई किसको क्या सुनना है, मैं सब, मतलब मैं वो वाला वो हूँ, घर में वो नहीं होता भैया जो सब बना देते हैं, कुक कर लेते हैं, कुछ भी बोल दो उनको। तो मेरी यही कोशिश रहती है क्या खाना है लोगों को। मतलब ऐसे नहीं कि एक बार लेट्स से एक दिन लिरिक्स पे बिता दिया तो फटाफट म्यूजिक आ जाए। मतलब इट्स अ ऑनगोइंग फ्लेक्सिबल प्रोसेस। आई लेट इट फ्लो। मैं कभी ऐसे बैठ के खाली पन्नों पे नहीं लिखता। मैं म्यूजिक सुनता हूँ और उसी से ही मुझे सब कुछ कैसे होने चाहिए गाने, उसके कॉर्ड्स क्या है, फील क्या है, उस हिसाब से पेन डाउन कर। आई जस्ट लेट इट फ्लो। तो ऑन दैट नोट, एक ऐसा गाना दैट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन किंग्स हार्ट। आई जस्ट sang it मैम। that was the one, फूलों के रंग से। नहीं, अपना गाना। अपना आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट अपने बच्चों में से एक फेवरेट चूज करना, बट व्हिच वन? बट मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है कि लोग की अपने बच्चे भी पर्सनल फेवरेट कोई ना कोई एक होता है। अगर 2 या 3 किसी का होता है, किसी का एक पर्सनल फेवरेट होता है। आई थिंक लोग रिलेट कर पाएंगे यहाँ पर बैठे हो। मेरे घर में मेरे भैया शायद पर्सनल फेवरेट रहे हैं। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है, बट पेरेंट्स कभी बोलते नहीं। तू मान मेरी जान जो इतना पॉपुलर रहा, वो मैं एक अच्छा गाना बनाना चाहता था और वो एक अच्छा गाना है और लोगों को वैसे ही फील होता है। मेरे लिए मैं बस वो बनाना चाहता था। मेरे लिए जो मेरे को हिट करता है वो एक तरफा मुझे बहुत पसंद है। इट्स क्योंकि एक तरफा, हालांकि मान मेरी जा भी उसी कैटेगरी में कि इट्स एवरग्रीन, बट एक तरफा एक अलग, एक तरफा फॉर मी इज सेम एज दिन ढल जाए पर रात ना जाए, तू तो ना है तेरी याद सताए। दैट काइंड ऑफ अ ट्रैक 50-60 साल आराम से खींचेगा। वाओ, दिस व्हाट आई लाइक। यस, आपने कई सारे कोलैबोरेशंस भी किए हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी किए हैं, निक जोनस के साथ। तो आप बताइए कि किस तरह की प्रोसेस होती है व्हेन यू गो अहेड एंड कोलैबोरेट विद दीज इंटरनेशनल स्टार्स? मैम सच बताऊं तो जब भी आप किसी अच्छे आर्टिस्ट से मिलोगे ना, कोई प्रोसेस नहीं होता। कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो बैठ के इधर उधर की बातें करते हैं और फिर ऐसा होता है कि हाँ यार फील आ गई, चलो आओ चलते हैं। लेकिन आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट की अपनी अपनी सोच, अपनी पर्सनालिटी, अपनी ईगो रहती है। हाँ मतलब पर्सनालिटी है, आर्ट है, ईगो। मैं इतना लकी रहा हूँ कि मैं जिससे भी मिला हूँ किसी का ईगो प्रॉब्लम नहीं रहा, ना मेरे अंदर है। एंड आई थिंक आप जैसे होते हो आप लोग भी वैसे अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। तो ऐसे लोग, ऐसे आर्टिस्ट कभी आए भी नहीं मेरी तरफ, भटके भी नहीं जिनकी ईगो प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं और अगर साथ में कुछ अच्छा बन सकता है तो क्यों ना करें। तो वही रहा है। एंड बीट कोई भी आर्टिस्ट हो जिनके भी साथ मैंने काम करा है ओवरसीज, बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा नाइस और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा स्मूथ। सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया? मैं जब भी कोई नया गाना किसी नए के साथ करता हूँ मेरे को और मज़ा आता है। मेरे को भी जेसन बम्पा मैंने करा जेसन के साथ और मुझे उसमें बहुत मज़ा आया शूट करने में सब कुछ। उससे पहले जब मैंने निक के साथ करा मुझे उसमें आया, जब मैंने गुची का वर्स लिया तब मेरे को बहुत मज़ा आया, जूलिया का। तो जैसे एक नया गाना, एक नया दिन, एक नया मिशन, एक नया जन्म, एक नया आर्ट, तो वो वाली एक चीज़ है। और आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं आज कोई चीज़ बनाऊंगा तो वो आज वो मेरी फेवरेट होनी चाहिए। मेरे लिए ये नहीं होना चाहिए कि 3 दिन पहले जो मैंने बनाया था बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था बट क्या मैं उससे अच्छा बना सकता हूँ आज। तो आज अगर ये अच्छा बना तो आज ये मेरा करंट फेवरेट होगा। So you are what you do today. Thank you so much, King. हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much.